हे वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। लेक्चर नंबर 5, सेंटर ऑफ मास। लेक्चर नंबर 5, सेंटर ऑफ मास। क्या बात है। तो भैया कोलिजन की बातें हो चुकी हैं, ठीक है। कोलिजन की बातें हो चुकी हैं। कोलिजन क्या होता है ये बात आपको समझाई जा चुकी है। सेंटर ऑफ मास के अंदर चल रहा है बाबा, है ना। कुछ पढ़ा है ना, पुराने लेक्चर देखे ना या नहीं देखे हैं? देखिए आइए, कैसे बात कर रहे हैं। सीधा 5वें लेक्चर में कूदेंगे तो कैसे समझ में आएगा, है ना। तो समझ में आ रहा है, जो बच्चे पुराना पढ़ते आ रहे हैं तो बात अच्छी बात है। तो सुनिए मेरी बात। तो भैया हमने सेंटर ऑफ मास की बात कर ली थी कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का कैसे कैलकुलेट होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हमने तरह तरह की बॉडीज, तरह तरह के कॉम्बिनेशन, उन सबका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीख लिया है। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास को चलाना, सेंटर ऑफ मास का मोशन कब होता है, क्यों होता है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली, ठीक है। और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो अब कोलिजन की बात चल रही है कि दो बॉडीज आपस में टकराएंगी तो उनका इंपैक्ट क्या होता है। मतलब दो बॉडीज जब टकराती हैं तो किसकी वजह से क्या इंपैक्ट आता है, उन दोनों बॉडीज की जिंदगी में क्या बदलाव आ जाता है और क्यों, इसके बारे में हमने बात की है, ठीक है। तो आज का ऑब्जेक्टिव कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बातें करेंगे आज, बेसिक बेसिक बातें करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये एक एक सिंपल आइसोलेटेड टॉपिक है जिससे क्वेश्चन उठ के आता ही आता है। ये आज का लेक्चर आपको पूरी फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हुए दिखेंगे इस टॉपिक से जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं, ठीक है, फुल फोकस। देखो क्या आज के ऑब्जेक्टिव हैं, वही कोलिजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे यार। स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स मतलब जो बिना उसके हम कोलिजन की बात करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहीं भी कोलिजन टॉपिक चल रहा हो तो इन न्यूमेरिकल्स की बात होती ही होती है, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बढ़िया, जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ई, ऑन द बेसिस ऑफ ई, एंड ई इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब अमाउंट ऑफ रिस्टोरेशन। रेस्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे? रेस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? अमाउंट ऑफ रिस्टोरेशन, अमाउंट ऑफ रिस्टोरेशन। बात समझ में आ गई क्या? तो ई के बेसिस पे, ई ऐसा भी हो सकता है कोलिजन में, कोलिजन में ऐसा भी हो सकता है कि आपका 100% रिफॉर्मेशन हो जाए। क्या हो जाए? 100% रिफॉर्मेशन, 100% रिफॉर्मेशन। क्या ये लास्ट लेक्चर से उठा के लाया हूं बातें? 100% रिफॉर्मेशन हो गया तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि ये क्या है? रिफॉर्मेशन। कितना रिफॉर्म हुआ, कितना रिफॉर्म हुआ है? रिफॉर्म हुआ है, कितना रिफॉर्म हुआ और कितना डिफॉर्म हुआ था। समझ में आ गई आपको बात? तो अब ऐसा भी हो सकता है कि 100% रिफॉर्म हो गया हो मेरे बच्चे, 100% रिफॉर्म हो गया हो मेरे बच्चे, जितना डबका पड़ा था वो डबका बाहर निकल आया हो, बॉडी ने अपनी शेप को, साइज को रिगेन कर लिया हो, तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर? 1 हो जाती है। जब 100% रिफॉर्मेशन हो जाता है तो ई की वैल्यू हो जाती है 1। रिफॉर्मेशन 100%, ई की वैल्यू 1। फिर उसने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि रिफॉर्मेशन जो है वो लेस देन 100%, लेस देन 100% हो। रिफॉर्मेशन 100% हो ही ना, 100% रिफॉर्मेशन हो ही ना मेरे बच्चे, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? मतलब रिफॉर्मेशन जो हुआ वो लेस देन 100% हुआ। रिफॉर्मेशन यहाँ पर कितना हुआ? रिफॉर्म जो हुई बॉडी, जितना डिफॉर्म हुई थी उससे कम रिफॉर्म हुई। 100% से कम, लेकिन कुछ तो रिफॉर्म हुई। 0 से ज़्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं कि 0% कुछ रिफॉर्म हुआ ही नहीं, रिफॉर्म हुआ, लेकिन 100% और 0% के बीच में बात हो रही है। रिफॉर्म जो हुआ है वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कुछ तो रिफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 हो जाती है और 0। तो ई की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा 100% रिफॉर्म हो सकता है तो ई की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है। तो ई की वैल्यू जो 1 है, ई की वैल्यू जो 1 है ये मैक्सिमम वैल्यू है। इधर देखो मेरे बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है
कि आटे का पेड़ा वाला एग्जांपल दिया था ना, कि आटे का पेड़ा जहां गिरा वहीं ठस जैसा था, उसने कुछ रिफॉर्म ही नहीं किया। प्लास्टिक की बॉल अपने आप को रिफॉर्म करती है, स्पंज रबर की बॉल अपने आप को रिफॉर्म करती है, जब वो जाके टकराती है तो टकराने पे क्या होता है, वो अपने आप को डिफॉर्म करती है और फिर रिफॉर्म करती है, टकराती है तो डिफॉर्म हो जाती है और फिर रिफॉर्म करती है। समझ में आई बात? तो अगर रिफॉर्म हुआ 0%, अगर रिफॉर्म क्या हुआ 0%, रिफॉर्मेशन रिफॉर्म हुआ है 0%, 0% रिफॉर्मेशन, जितना नुकसान था वो नुकसान ही रह गया, मतलब 100% डिफॉर्मेशन रह गई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ई की वैल्यू हो जाएगी 0, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है भाई, बहुत शानदार। तो इस वाले कोलिजन को हमने क्या नाम दिया था, जल्दी से बता दो, इसको हमने क्या नाम दिया था, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो, बता क्यों नहीं देते। इसको हमने नाम दिया था E=1। क्या नाम दिया था, चलो देखते हैं। ई की वैल्यू 1, लास्ट लेक्चर में वैसे मैंने बता दिया था। तो ई की वैल्यू 1, जब टकरा के बिल्कुल अलग हो जाए, 100% रिफॉर्म हो जाए, तो टकराएं अलग अलग हो जाएं विद 100% रिफॉर्मेशन, इसको हमने नाम दिया परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। जब टकराएं और चिपक ही जाएं, टकराएं और चिपक ही जाएं, परफेक्टली इन इलास्टिक, टकराएं और चिपक ही जाएं, टकराएं और चिपक ही जाएं, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। टकराएं अलग हो जाएं, कुछ डिफॉर्मेशन रह जाए, तो उसे कहते हैं पार्शियल इन इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक। मेरी आवाज सुन पा रहे हो? अगर ये छुप भी गया तो तुम्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या लिखा है यहाँ पे, पार्शियली इन इलास्टिक, पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन। समझ में आई बात? चलो शुरू करते हैं आगे की बात। हाँ जी, तो देखो दो बॉडीज हैं, वही जो हमारा डायग्राम है, ठीक है। ये एक बॉडी जो कि M1 है, ये जा रही है U1 स्पीड से, कितने से जा रही है, U1 स्पीड से। फिर एक दूसरी बॉडी है, ये कोई M2 मास की है, और ये किससे जा रही है, U2 से जा रही है, ठीक है। अब ये जा रही हैं तो ठीक है, U1 बड़ी होगी तभी तो टकराएंगे, U1 बड़ी होगी तो ही तो टकराएंगे। टकराए, अब टकराने के बाद यहां पे मैंने आपको समझाया था कि ये डिफॉर्म हो रही है बॉडी, ये दोनों आपस में मिल गए, टकरा गए M2, और डिफॉर्मेशन जब मैक्सिमम हो गया तो एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एट डिफॉर्मेशन मैक्सिमम, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, वेलोसिटी सेम हो जाती है, सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, ये किसी कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ये बात हुई है हमारी, ठीक है जी। अब जब ये आगे आगे बढ़े तो यहां पे इनके ऊपर, दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर, एक इसके ऊपर नॉर्मल लगा अलग होने के लिए इधर, इसके ऊपर नॉर्मल लगा इधर, नॉर्मल, और एक नॉर्मल लगा इसके ऊपर इधर। तो ये जो दो नॉर्मल लगे हैं, ये आगे वाले को तो, आगे वाले को क्या करेगा, और तेजी से बढ़ाएगा, और पीछे वाले को क्या करेगा, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर आ गई, एक्सेलरेशन इधर आ गया, तो रिटार्ड करेगा ये वाला, ये पीछे वाला M1 करेगा रिटार्ड, M1 करेगा एक्सेलरेट। तो ये जो दोनों की यहां पर अब स्पीड होगी ना, M1 और M2 की, उसके ऊपर आप इजीली कमेंट कर पाओगे कि कौन ज्यादा होगी और कौन कम होगी। तो ये जो M2 है, इसकी जो V2 होगी, ये V2, ये M1 की V1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, यहां पर V2 V1 से ज्यादा होगी, V2 V1 से ज्यादा होगी, V2 V1 से ज्यादा होगी, तभी तो सेपरेट कर पाएंगे, तभी तो सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है।
और यहां पर कहूं तो क्या कहूं कि U1 U2 से ज्यादा होगी, U1 U2 से ज्यादा होगी, तभी तो ये टकरा पाएंगे, तभी तो ये टकरा पाएंगे। समझ में आया? चलो तो ये है कोलिजन। अब ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा जंप करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा है, टकराएं और अलग हो जाएं विद 100% रिफॉर्मेशन। दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं और अलग हो जा रही हैं विद 100% रिफॉर्मेशन, मतलब किसी को कुछ गम नहीं रहा। दो लोग आए, साथ में रहे और फिर उसके बाद अलग हो गए और किसी को कोई याद पुरानी नहीं रही, मतलब दिमाग में कुछ नहीं रहा। 100% रिफॉर्मेशन, जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। तो ये है यूरोप का कल्चर। समझ में आई बात? कि आए साथ, अलग हो जाएं और फिर चिल। समझ में आई बात? मतलब 100% रिफॉर्मेशन। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वही समझना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो बिफोर कोलिजन जैसे थे, आफ्टर कोलिजन भी वैसे ही हो गए 100% रिफॉर्मेशन के साथ। हाँ, वेलोसिटीज थोड़ी सी कम ज्यादा हो गई, वेलोसिटीज थोड़ी सी चेंज हो गई। दोनों बॉडीज का, इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया। पूरे कोलिजन में अगर आपको कुछ बात ध्यान रखनी है तो एक बातें ध्यान रखनी है, तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात आज की, ध्यान देना इस बात पे, जो यहां ये पूरे कोलिजन में मैं इन्हीं को बार बार रिपीट करता रहूंगा, तो एक बार सुन लोगे आपको समझ में आ जाएंगी। देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। पूरे जितने भी तरह के कोलिजन, इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इन एवरी कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। डायरेक्ट लिख रहा हूं, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम इज मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ओए होए, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, अगली लाइन खा रहा है मेरी। चल कोई बात नहीं। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी, टीई बोले तो टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी इज कंजर्व। कोई सा भी कोलिजन हो, रिफॉर्मेशन हुआ हो ना हुआ हो, ऐसी तैसी दुनिया जाए भाड़ में, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। 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 हाँ, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन अलग अलग हो सकती है। समझ में आई बात? बिफोर, इसको लिख देते हैं बिफोर कोलिजन। ये क्या है? ये जितना भी सीन चल रहा है ये है बिफोर कोलिजन, बीसी। बिफोर कोलिजन। और ये सब क्या है यहां पे? आफ्टर कोलिजन। ये सब क्या है यहां पर? आफ्टर कोलिजन। तो इसको लिख दूं मैं ए सी। ठीक है, तो यहां पे मुझे बी सी एंड ए सी लिख के काम चल जाएगा। कोलिजन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर।
तुझे समझ में आना चाहिए बस। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। समझ में आ गई बात? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, इतनी बात समझ में आ गई। ध्यान से सुनो मेरी बात यार, ये मोमेंटम है, मोमेंटम टोटल वाला। कौन सा मोमेंटम है ये? टोटल वाला। इस बात पे ध्यान दो, ये मोमेंटम कौन सा है? टोटल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, जिसके अंदर मतलब नेट टोटल मोमेंटम सिस्टम का लिख दूं, यहां पे 2-4 वर्ड लिख रहा हूं, तुम भी नोट्स में ऐसे ही लिख देना। टोटल कहो, मोमेंटम टोटल कहो या मोमेंटम ऑफ सिस्टम कहो, मतलब इस पूरे को हमने क्या मान रखा है? ये पूरा हमारे लिए क्या है? सिस्टम है। ये पूरा हमारे लिए क्या है? सिस्टम है। ये सिस्टम के अंदर के अलग अलग दो टुकड़े हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर सवाल पूछ लेता है, ध्यान देना, मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की बात हो रही भाई, ऑफ अ बॉडी। ऐसा सवाल कंफ्यूज करने के लिए बच्चा कहता है मोमेंटम तो कन्वर्ज ऐसी तैसी दुनिया में कुछ भी वर्ड दिख जाए कोलिजन में बस कंजर्व्ड है। ऐसा नहीं है रे, टोटल मोमेंटम कंजर्व है। इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम तो देख, m1u1 से m1v1 हुआ कि नहीं हुआ? इंडिविजुअल बॉडी का तो चेंज हुआ, लेकिन टोटल अगर मोमेंटम की बात करेगा तो वो कंजर्व्ड है। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज नॉट कंजर्व्ड। समझ में आई बात? बोलो बाबा। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, इज नॉट कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बात समझ में आ गई क्या? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। अब इसके अंदर भी एक बात है, इसके अंदर बात क्या है कि भैया काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी। काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कोलिजन पे। काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल में और में नॉट बी, मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। बात समझ में आ गई है? काइनेटिक एनर्जी टोटल मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। ठीक है बाबा लोग, इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये रूल है कि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मे और मे नॉट बी, मतलब मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज नॉट कंजर्व। मोमेंटम ऑफ बॉडी में तो चेंज आएगा, एक बॉडी में तो चेंज आना ही है। एक बॉडी के मोमेंटम की अगर बात हो रही है तो उसमें तो चेंज आना ही है, लेकिन टोटल मोमेंटम की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखो कई बार क्या होता है, बताऊंगा, चलो टाइप में बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। इसका रीजन हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको हम, ठीक है भाई, इसको डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी टोटल मे और मे नॉट बी कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कोलिजन पे। अब आओ चलते हैं आगे। मेरा थ्योरी पढ़ाने में अच्छा विश्वास है कि जब तक थ्योरी अच्छी क्लियर नहीं होगी तो सवाल बनाते वक्त डर लगता है। तो आपकी अगर एक बार थ्योरी पे थोड़ी कमांड है, थोड़ी क्या मतलब थ्योरी पे कमांड है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल कॉन्फिडेंस के साथ देख पाते हो। कुछ टीचर्स क्या कहते हैं कि नहीं न्यूमेरिकल पे कमांड होनी चाहिए, थ्योरी थोड़ी बहुत से काम चल जाएगा। देखो क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत थ्योरी के साथ आप न्यूमेरिकल में कूदते हो तो आप ऐसा है कि अधूरी तैयारी से कूद रहे हो। एक बार थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल लगाओ, मैक्सिमम न्यूमेरिकल। तब मैं कहता हूं कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही लगाओ एक बार थ्योरी क्लियर करने के बाद। बार बार थ्योरी क्लियर करने का कोई मतलब नहीं है, एक बार बस, एक बार। तो बेसिक पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ जाए तो बड़े बड़े सवाल भी आपको लगते हैं यार ये तो कुछ है ही नहीं, तो मैं पढ़ चुका हूं। वरना तो आप वो थ्योरी का पार्ट सवाल कर करके सीखते हो, और सवाल करके अगर सवाल ना हो वो एक अलग डिमोटिवेशन है, ठीक है, मोरल डाउन होता है, तो बच्चा सब्जेक्ट से ही भाग जाता है। तो मेरा मानना तो यही है कि थ्योरी इतनी बेस्ट पढ़ा दो, बच्चे को इतने मस्त कॉन्सेप्ट्स बता दो
थ्योरी में ही कि जब वो सवाल करने बैठे तो बस बस पारंपार। तो बात यह है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उसे ही कहा गया कि टकराएं और अलग हो जाएं, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। ये दोनों बॉडी आगे चल रही हैं, ये दोनों बॉडी आगे चल रही हैं, टकराई और आगे। बिलियर्ड बॉल्स, स्नूकर, तो एक बॉल जाती है, दूसरे से टकराती है, उसको आगे ले जाती है। समझ में आई बात? ऐसा होता है, समझ रहे हो? ये रुकी हुई थी यहां पे, ये आई बॉडी, ये रुक गई, ये आगे चली गई। समझ में आई बात? या समझ में आई बात? वो भी आगे गई, ये भी आगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि टकराने के बाद ये, इसकी वेलोसिटी तो बढ़ गई तो ये आगे चली गई, ये पीछे तभी तो है, तभी तो सेपरेशन हुआ। इसने आगे टक्कर मारी, ये आगे गई, ये पीछे रह गई। तो ऐसा कब हुआ कि इसकी वेलोसिटी तो हो गई स्लो डाउन, इसकी वेलोसिटी होगी इंक्रीज। समझ में आई बात? तो यही बात है कि अगर टकराएं और अलग हो जाएं 100% रिफॉर्मेशन के साथ, तो उसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बिफोर कोलिजन ये हालात थे, आफ्टर कोलिजन ये हालात हैं। अब हमें ये तो पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और इनके मासेस भी पता है। मतलब मुझे इन चार वेरिएबल्स का पूरा ज्ञान है। मुझे अगर नहीं पता तो क्या, v1 और v2। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होती है। यही एक सवाल है कि टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होती है, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होती है। तो हमें v1 v2 फाइंड आउट करने हैं m1 m2 u1 u2 के टर्म्स में। 100% यहाँ पे रिफॉर्मेशन हो रहा है, इसके बारे में कोई बकवास कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसीलिए खुश है कि 100% रिफॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ई की बात क्या थी? ई क्या था? ई क्या था? ई क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन डिवाइडेड बाय अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेट कैसे होंगे कि v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं? v2 अगर 5 मीटर पर सेकंड है और v2 और v1 है 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड, तो क्या 3 मीटर पर सेकंड से सेपरेट हो रहे हैं? और ये अगर 5 मीटर पर सेकंड है और ये 1 मीटर पर सेकंड है, तो ये कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं? 4 मीटर पर सेकंड। तो क्या आ गया? 3/4। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई क्या होता है? यहाँ पे 1 होता है। 100% रिफॉर्मेशन हो गया, ई क्या हो गया? 1 हो गया। तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय बाबा ई, 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 v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। तो ये क्या है? ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर E1 है, अगर E1 है, तो बच्चों समझ में आ रहा है तुम्हें? देखना जरा सा, अगर E1 है मतलब E अगर कर दो 1, E अगर कर दो 1, तो क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। तो v2 कितना आएगा मेरे बच्चे? मेरे बच्चे कितना आएगा मेरे बच्चे? u1 माइनस u2 प्लस v1। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? u1 माइनस u2 प्लस v1, क्या यही लिखा हुआ है? क्या यही लिखा हुआ है? v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1। u2 कुछ गड़बड़ है क्या? u2, u1 माइनस u2, यहां पे क्या आएगा? u1 u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, समझे? प्लस v1। ठीक है, u1 माइनस u2 प्लस v1। तो ये क्या आ गई? v2। सर मुझे v2 पता लग गई, मुझे v2 पता लग गई, लेकिन उसके अंदर तो v1 भी है। तो इसका मतलब आपको v1 v2 में रिश्ता पता लग गया। तो ये एक इक्वेशन है जहां से आप वेलोसिटी के रिलेशन को निकाल पाओगे, जहां से आप वेलोसिटी के रिलेशन को निकाल पाओगे। तो इसमें मैं क्या कह दूं? इसमें मैं क्या कह दूं? ये बात तो आगे लिखी हुई है, आप घबराओ नहीं। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? यूज, पूरे कोलिजन के लिए एप्लीकेबल है ये बात। यूज E इक्वल टू
V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2 टू डिराइव या टू मेक रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। अगर एक इक्वेशन भी और मिल जाए V1 V2 की टर्म्स में तो मेरी तो V1 V2 की समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल दो इक्वेशन बढ़िया मस्त सॉल्व हो जाएगी। तो एक तो यहां से निकल के आई बात कि इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाय U1 माइनस U2। तो यार ये एक V1 V2 के बीच में रिश्ता आ चुका है, समझ में आ गई बात। तो दूसरी बात करते हैं, इतनी इस पेज पे कोई डाउट, इस पेज पे कोई डाउट, U1 माइनस U2 प्लस V1 ये आ चुके हैं V2। ठीक है, एक रिश्ता आ चुका है V1 और V2 के बीच में। अभी मैं बात करने जा रहा हूं एक दूसरा रिलेशन डिराइव करूंगा जिससे V1 V2 के बीच में एक रिश्ता आ जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लूंगा, समझ में आई बात। तो देखो भाई यहां पर मोमेंटम कंजर्व है। क्या है यहां पे? मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहता है, मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहता है। बात समझ में आई आपको? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं, जो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं, इनका मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कुछ बच्चे बता पाएंगे इनिशियल मोमेंटम कैसे लिख देंगे? अरे सर कुछ भी नहीं, m1u1 प्लस m2u2। अरे हाँ या ना? दो वेरिएबल, दो हैं बॉडीज, इनको हम सिस्टम मान के चल रहे हैं, इनको हम क्या मान के चल रहे हैं? सिस्टम मान के चल रहे हैं। तो भैया इनका मोमेंटम ही लिखना है अगर, तो कौन सी बड़ी बात है? m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2। समझ में आ गई बात? m1u1 प्लस m2u2। तो ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम। समझ में आई बात? तो मैं क्या कहूं कि m1 p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल कर रहा हूं, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इस वाली बात को अगर मैं यूज कर लूं तो देखना जरा सा क्या आ रहा है। m1u1 भैया मेरे, भैया मेरे, भैया इधर देखी ना। हाँ जी, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब फाइनल मोमेंटम लिखने की बारी है तो क्या लिख देंगे? m1v1 प्लस m2v2, m1v1 m2v2, m1v1 m2v2, m1v1 m2v2, m1v1 m2v2, m1v1 m1v1 प्लस m2v2। तो भैया ये आ चुका है मोमेंटम कंजर्वेशन। सर मुझे m1 पता है, सर मुझे u1 पता है, सर मुझे m2 पता है, सर मुझे u2 पता है, मुझे m1 भी पता है, मुझे m2 भी पता है। तो भैया मुझे सिर्फ क्या नहीं पता? मुझे सिर्फ v1 और v2 नहीं पता, मुझे ये भी पता, 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 ये नहीं पता, ये नहीं पता। समझ में आई बात? v1 और v2 के बारे में नहीं ज्ञान है तो मैं क्या कह दूं? देखना समझ में आ रहा है? यहां पे लिखूं यूज momentum initial equal to momentum final to make second equation, to make second relation between v1 and v2। तो एक रिलेशन ऊपर से आ गया, एक रिलेशन नीचे से आ गया। मौजा ही मौजा, अरे भैया मौजा ही मौजा, एक रिलेशन ऊपर से आ गया, एक रिलेशन नीचे से आ गया। तो v1 v2 निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे मेरे बच्चों? ठीक है, तो अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, देख लो जरा सा। क्या ये बात समझ में आती है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड? मोमेंटम इज कंजर्व्ड, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। बस मैं लिख के लाया सलीके से आपके लिए पहले, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है तो है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है यहाँ पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है क्योंकि कुछ लॉस हो ही नहीं रहा, कुछ रिफॉर्म में कुछ डिफॉर्म रहा ही नहीं, 100% रिफॉर्मेशन हो गया। तो जितनी, देखो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो थी उनके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जब वो डिफॉर्म हो रहे होता है ना तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वहां पे स्टोर हो जाता है उस मैकेनिकल एनर्जी का कुछ पार्ट। फिर वो
डिफॉर्मेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वापस से काम करती है रिफॉर्म होने के लिए। मतलब बॉडी की, जैसे आप एक काम समझो कि मुझे कोई आगे से टक्कर मारे, मतलब मैं ऐसे ऐसे हूं और कोई आगे मुझे टक्कर मार दे और मैं ऐसे, तो जैसे ही जब मैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाऊंगा उसके बाद क्या मुझे वापस से ऐसे होना ही पड़ेगा नॉर्मल होने के लिए। अगर मैं नहीं हो पाया तो भाई ठीक है, अब तो डिफॉर्मेशन ही रह गई बस। तो क्या है वो? परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसके अंदर डिफॉर्मेशन ही डिफॉर्मेशन रह जाए। अगर रिफॉर्म कर पाया मैं, तो मैं रिफॉर्म, जैसे इस हाथ को मोड़ो तो आपके हाथ को कोई मोड़ेगा अगर एक एक्सटेंट से ज्यादा, तो उसके छोड़ते ही एकदम से सीधा हो जाएगा। एक हाथ ऐसे मोड़े मोड़े मोड़े, दूसरा हाथ मतलब कोई और ऐसे मोड़ रहा, जैसे वो छोड़ेगा एकदम से सीधा हो जाएगा। तो ये क्या है? ये जो स्प्रिंग टाइप है, ये मतलब कुछ स्प्रिंग के अंदर आपने एनर्जी स्टोर कर दी और वो वापस से रिफॉर्म हो रही है, तो काम करके दिखा रही है। अगर वो स्प्रिंग डिफॉर्म ही रह जाए, अगर वो स्प्रिंग डिफॉर्म ही रह जाए, इसका मतलब उसके अंदर डिफॉर्मेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रह गई। तो यहां पे कुछ भी एनर्जी स्टोर नहीं रहती डिफॉर्मेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को मिल जाती है वापस। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर कंजर्व्ड है, इसीलिए कौन है ये, क्या है, खुश है। बात समझ में आ गई क्या? तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे भैया, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। m1 अगर u1 से चल रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। समझ में नहीं आया? अरे हाँ या ना? हाफ हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। फाइनल के लिए क्या कर दूं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये डिस्कशन जितना भी था ये क्या था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, टकराएं अलग हो जाएं 100% रिफॉर्मेशन के साथ, 100% रिफॉर्मेशन के साथ। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते मेरे भाई। कौन सी बात को? इस वाली बात को। समझ में आई बात? ये वाली बात, टकराएं और अलग हो जाएं। ठीक है जी, बेहतरीन, मजा ही आ गया। आगे सुन लो, ये क्या है? इसको इनइलास्टिक कोलिजन, ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, ये पार्शियल इलास्टिक बोल दो या पार्शियल इनइलास्टिक बोल दो। मैं इसको बोलूंगा इनइलास्टिक, सिर्फ इनइलास्टिक बोल दूंगा, परफेक्टली वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा। समझ में आ गई बात? यहां पे मुझे जिंगा जिंगा जिंगे जू, तो भैया मुझे यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए, इन इलास्टिक। चलो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, फिलहाल तो आप काम चलाओ बस। इन इलास्टिक, ठीक है, या यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करके भेज दूंगा आपके पास, है ना, आप परेशान ना हो। इन इलास्टिक कैसा है ये भाई, कहाँ जा रहे बेटे? इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, समझ में आ गई बात? इन इलास्टिक। हम्म, ऐसा ठीक है भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। हाँ जी, तो क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक। समझ में आ गई बात? तो इन इलास्टिक कोलिजन मतलब, इन इलास्टिक कोलिजन देखो भाई, क्या है इन इलास्टिक में, इन इलास्टिक क्या है कि टकराएं अलग हो जाएं लेकिन कुछ डिफॉर्मेशन वहां रह जाए, मतलब कुछ एनर्जी, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड, अ पार्ट ऑफ एनर्जी, क्या लिख दूं यहां पे, अ पार्ट, अ पार्ट अलग अलग नहीं, अ पार्ट, अ पार्ट, अ पार्ट ऑफ एनर्जी रिमेन, अ पार्ट ऑफ एनर्जी रिस्टोर्ड ना कहूं, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड, इज स्टोर्ड
इन डिफॉर्मेशनल, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ, लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत खतरनाक पड़ रहा है, डिफॉर्मेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझे आप? अ पार्ट ऑफ एनर्जी, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन डिफॉर्मेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सारा पार्ट वापस मैकेनिकल एनर्जी का हमें नहीं मिल पाया, और ये पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी है ये? मैकेनिकल एनर्जी। चलो भाई ये बात समझ में आ गई, टकराएं अलग हो जाएं लेकिन कुछ डिफॉर्मेशन के साथ, तो बिल्कुल वही बात है, कुछ भी नहीं है, बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, V1 V2 निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ M1 M2 U1 U2। यहाँ पे मैं क्या कहूँ, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो रिफॉर्मेशन है, रिफॉर्मेशन लेस देन 100% होगी कि नहीं होगी, और ग्रेटर देन 0% होगी कि नहीं होगी? 0%, 0% रिफॉर्मेशन, 0% से ज्यादा, 100% से कम। तो यहां पर जो E है, E कौन? E, E की वैल्यू क्या होनी चाहिए? E की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर? 1 से कम, 0 से ज़्यादा। क्या ये बता चुका हूँ मैं आपको? तो ये यहाँ पर बहुत लोड लेने वाली बात नहीं है। तो मतलब E नॉन ज़ीरो वैल्यू है और मैक्सिमम E जो है वो 1 तक जा सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से मैं अपनी इक्वेशन कुछ बनाने की कोशिश कर लूँ मोमेंटम कंजर्वेशन वाली, या वो भी छोड़ो, पहले तो एक वो वाला रिलेशन लिखो। कौन सा वाला? जिसके अंदर वो E वाली इक्वेशन लगती है। तो E क्या आ गया? यहां से आप क्या कहो कि E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2, U1 माइनस U2। तो यहां से क्या इक्वेशन बन के आ जाएगी मेरे भाई? यहां से क्या इक्वेशन बन के आ जाएगी? क्या V2 माइनस V1, ध्यान से देखना भैया, जल्दी का काम शैतान का काम हो सकता है। क्या V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E टाइम्स U1 माइनस U2। तो V2 क्या आ गई? V2 इज इक्वल टू E टाइम्स U1 माइनस U2 प्लस V1। ये आ गया पहला रिश्ता, ये आ गया पहला रिश्ता V1 और V2 के टर्म्स में। समझ में आई बात? वहां E की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो इसीलिए क्या था? V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस V1। लेकिन E भी गिवन होगा, E आपको गिवन होगा, इसकी टेंशन ना लेना, ये गिवन इन द क्वेश्चन। ये मटेरियल्स जो आपस में टकरा रहे हैं उन पे डिपेंड करती है। ई का बॉडी की शेप से, बॉडी के साइज से कोई लेना देना नहीं है। बॉडी दो मटेरियल जो आपस में टकरा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। समझ में आई बात? गिवन इन क्वेश्चन आपको नहीं कहा जाएगा, वरना तो ये सारी चीजें देके ये निकलवाया जा रहा होगा, अरे हाँ या ना, ये देके वो निकलवा लेंगे या वो देके ये निकलवा लेंगे। समझ में आई बात? तो आगे की बात क्या है? मोमेंटम कंजर्व है। हमने कहा बहुत ही अच्छी बात है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब M1 U1 प्लस M2 U2, अगर आप वेक्टर भी यूज करना चाहो वेक्टर लगा दो, इज इक्वल टू M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर। समझ में आई बात? ये भी एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। मस्त मजेदार बातें चल रही हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह दो, उसको इक्वेशन 1 कह दो, तो दो रिश्ते आ गए आपके पास या नहीं आ गए? बोलो। मोमेंटम कंजर्वेशन। टोटल मैकेनिकल एनर्जी पे कुछ बात कह पाओगे? टोटल मैकेनिकल एनर्जी पे कुछ बात कह पाओगे? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व लिख दें? बिल्कुल लिख देंगे, आ जाओ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, ओ बाबा, इधर देखो इधर देखो, देखो सुनो बच्चों, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पे तो कोई सवाल है ही नहीं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अब यहाँ मैकेनिकल एनर्जी के नाम पे है ही कौन?
यहां पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात चली, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है, उसके अंदर कोई लोड नहीं बाबा, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व है, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बॉडीज आएंगी टकराएंगी तो कुछ आवाज होगी, कुछ हीट जनरेट होगी, तो वहां पे भी तो एनर्जी जाएगी कि नहीं जाएगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो मोशन की वजह से नजर आती है, काउंट होती है, वो कम हो जाएगी। कब? जब बात हो रही हो परफेक्टली पार्शियल इनइलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक, जब इनकी बात हो रही हो, या परफेक्टली इनइलास्टिक, तब काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा ही होगा। बस एक केस में लॉस नहीं है, जहां पर परफेक्टली इलास्टिक की बात है, तो यहां पर तो लॉस है। तो ध्यान दो इस बात पे, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और जब कुछ लॉस हो गया, जब कुछ लॉस हो गया, तो समझ जाओ कि कौन ज्यादा कौन कम होगी। बताओ कौन ज्यादा कौन कम है, कौन ज्यादा कौन कम। तो इस वाले केस में कुछ लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ लॉस हो रहा है। तो लॉस होने का मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये ऐसा क्यों है ये समझ लो भाई। ये तो दुखी की बात है ना, तो तुम हंस कहाँ रहे हो? दुखी हो कि तुम्हारी एनर्जी लॉस हो गई? हंस कहाँ रहे हो भाई? ठीक है, अभी सही है, हाँ अभी सही है। चिंता लग रहा है। खैर, तो क्या कह रहा हूं, ऐसा क्यों कह रहा हूं? अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, a part of kinetic energy is stored in, a part of kinetic energy is stored in डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। कुछ डिफॉर्मेशन रह गया ना वहां पे, कुछ डिफॉर्मेशन रह गया वहां पे, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो समझ जाओ इस बात को कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो यहां पर लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है? लॉस। क्या सबसे पहले ऐसे लिख दूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल? तो यहां पे क्या होने वाला है? लॉस। और लॉस कैसे लिखा जाता है? लॉस कैसे लिखा जाता है? माइनस में। तो यहां पे क्या है? डेल्टा के ई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा के ई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, नेगेटिव आया तो लॉस है। तो यहां पे डेल्टा के ई इज इक्वल टू के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और इस केस में जो डेल्टा के ई है वो मैक्सिमम नहीं होगा, मतलब लॉस जो है वो मैक्सिमम नहीं है, जो लॉस है वो मैक्सिमम नहीं होगा। ध्यान से देखो, तो डेल्टा के ई जो लॉस है ये मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम से कम होगा। मैक्सिमम तो कब होगा? जब 100% डिफॉर्मेशन रह जाए, सारा का सारा डिफॉर्मेशन ही रह जाए। समझे? मैक्सिमम से कम, लेकिन जीरो से ज्यादा है, लेकिन जीरो से
है, लेकिन मैक्सिमम से कम है और जीरो से ज्यादा है। बात समझ में आई क्या? तो लॉस जो है वो अपने को मिलेगा मैक्सिमम से कम और जीरो से ज्यादा। आगे देखते हैं। इतनी बातें समझ में आई भाई कि पार्शियल है तो एक इक्वेशन तो ये आ गई तुम्हारे पास, एक इक्वेशन ये है, ये क्या है? इक्वेशन 1 है। V1 V2 की अगर निकालने की बात हो, और अभी निकाल लेंगे। और एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन हो गया, टोटल एनर्जी का डिस्कशन हो गया। बात समझ में आई क्या? यही 4-5 पॉइंट हैं जो हम हर किसी केस में डिस्कस करते रहते हैं। अब जैसे कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक की बात है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक की अगर बात करें, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब इसके अंदर 100% डिफॉर्मेशन ही रह जाएगा, 0% रिफॉर्मेशन। क्या है? 0% रिफॉर्मेशन, 0% रिफॉर्मेशन। ई की वैल्यू क्या होगी? जब रिफॉर्मेशन ही 0% हुआ है, जब रिफॉर्मेशन ही 0% हुआ है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। समझ में आई बात? तो जब 0% रिफॉर्मेशन है तो भाई हमारा दुख है यार, बहुत बहुत टेंशन में यार, रो रहा है यार। रिफॉर्मेशन का हुआ ही नहीं, जो था सब नुकसान हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कुछ रिकवरी हुई नहीं, तो वो क्या हो गई? 0। तो आपको याद भी, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं कॉन्सेप्चुअली, आपको याद रखने में भी आसानी होगी कि ई की वैल्यू कब 1 है, कब 0 है, कब 0 और 1 के बीच में है। समझ में आई बात? बिफोर कोलिजन ऐसे है, ड्यूरिंग कोलिजन ऐसे है, और चिपके ही रह गए, टकराएं और चिपक जाएं, जितना डिफॉर्म होना था हो गए। समझ में आई बात? ये बॉडी आई, ये यहां पे थी, तो टकरा के साथ ही चली गई, बस टकरा के, ये यहां पे थी और ये यहां थी, तो ये चलते हुए आ रही थी, ये चलते हुए आ रही थी, और जैसे ही चलते हुए आई, टकराएंगी, अब साथ साथ ही जाएंगी। समझ में आई? दोबारा देखो, टकराएंगी और साथ ही चली जाएंगी। तो ये दो बॉडी आपस में कंबाइन हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। ठीक है, तो जो टकराएं, चिपक जाएं और हमेशा साथ ही रहें, यह है इंडियन मैरिज सिस्टम। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो है यूरोप का कल्चर। आओ शादी करो और फिर अलग अलग हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं, 100% रिफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, यहां पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दो लोग आएंगे साथ में और 0% रिफॉर्मेशन, अब जिंदगी भर साथ ही रहेंगे, साथ ही, अलग अलग नहीं जाएंगे, बिल्कुल साथ ही रहेंगे। ठीक है, भले ही नुकसान होगा, नुकसान होगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम लॉस मिलेगा, यहां पे मैक्सिमम लॉस। ये है इंडियन मैरिज सिस्टम, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन रहेंगे साथ में। ठीक है भाई, तो 0% रिफॉर्मेशन है। काइनेटिक एनर्जी पे भी मुद्दा उठाएंगे। अच्छा, एक वी पे लिख लेते हैं, उनकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? देखो, यूरोप के जो लोग होते हैं ना भैया, उन्हें अपनी ग्रोथ से बड़ा प्यार होता है, अगर उनकी ग्रोथ रुक गई तो वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भले ही ग्रोथ ग्रोथ कम हो, दोनों मर रहे हो, लेकिन रहेंगे साथ। क्यों? क्योंकि सोसाइटी है। M1U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसके अंदर तुम्हें लॉस बताऊंगा कितना हो रहा है, सबसे ज्यादा लॉस है इसमें। ये वाला एटीट्यूड बढ़िया है। इफ इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, लेट्स मूव ऑन। तो आओ, प्रैक्टिकल करने की बात नहीं है, इधर देखो। M1U1 प्लस M2U2, तुम्हारी उम्र जब आएगी तुम खुद समझ जाओगे। M1U1 प्लस M2U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो यहां पे क्या है? टोटल एनर्जी तो यहां पर भी कंजर्व्ड है। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई बाबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल वेलोसिटी का जो ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो बॉडी आपस में, जैसे कि एक बुलेट आई और वो लकड़ी के गुटके में ऐसे धस गई, और फिर ये जो लकड़ी का जो ब्लॉक था वो ऐसे चलता जा रहा है। एक बुलेट आई, सैंड का एक वो कुछ बोरी टाइप लटकी हुई थी रेत की, उसके अंदर आके धस गई, ऐसे केसेस हैं। फिर वो ऐसे झूल रही है। ठीक है, तो वो एनर्जी कहां से आई? वो इसने दी, बुलेट ने आके। इसका मोमेंटम जो था वो सारा का सारा इसका मास प्लस इस बुलेट का मास, इसको कॉमन वेलोसिटी देने में आ गया। देख कैसे, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, तो M1 प्लस M2 इंटू वी। अरे हाँ या ना? तो टोटल एनर्जी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है भैया, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड है। समझ में आई बात? लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बाबा, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन
काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब यहां पर भी लॉस हो रहा है, मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है बेटे 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 क्या हो रहा है, यहां पर भी लॉस, यहां पर भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस ऐसा वैसा लॉस, लॉस, मैक्सिमम लॉस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर मैं डेल्टा के ई लिखूं बोले तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या डेल्टा के ई लिख दूं, डेल्टा के ई बोले तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये कैसा आएगा, दिस विल कम आउट नेगेटिव, क्योंकि ये लॉस है, क्योंकि क्या है लॉस। तो क्या बोल दूं यहां पे लॉस क्यों हो रहा है, वही वाली बात, पार्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is used या is stored in form of डिफॉर्मेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर तुम देखो तो क्या कैसे लिख दूं मैं पहले ही लिख रहा हूं लॉस। तो लॉस जब मैं लिख रहा हूं, अच्छा काइनेटिक एनर्जी तो लिख दो पहले, डेल्टा के ई, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस या सॉरी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। एक बात बताओ, क्या ये नेगेटिव आएगी डेल्टा के ई? अगर मैं एक माइनस यहीं पे लगा दूं और एक माइनस यहां लगा दूं तो क्या इसी को मैं कह दूं लॉस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने खुद ही माइनस लगा दिया ना, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो अभी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाँ या ना, ध्यान दो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल कैसे लिखते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस क्या करूं मैं, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। और v तुम्हें पता है क्या, वेयर v इज m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस v को यहां पे जब पुट करेंगे तो डेल्टा के ई निकल के आएगी हमारे पास, ये लॉस निकल के आएगा हमारे पास। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, हाफ m1 m2 हाफ m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये है लॉस। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी याद रखना। तो टकराने के बाद वेलोसिटी क्या है वो भी पता लग गई, समझ में आई बात। टकराने के बाद वेलोसिटी क्या है वो भी पता लग गई, टकराने के बाद लॉस कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी में वो भी पता लग गया, और सब कुछ u1 u2 और m1 m2 के टर्म्स में है। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं
परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन पे इन्हीं पे सवाल आता है। और जो कुछ बातें मैंने करी हैं कि कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का इसमें सेव हो गया, ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू 0 है, ई की वैल्यू 0 है, तब ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे चलें। देखो कुछ पॉज करके नोट कर रहा हूं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी कर लो, नोट कर लो, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो। चलो भाई आगे चलते हैं। एक जनरल केस देखते हैं कि जब ई की वैल्यू ना तो 0 हो ना 1 हो, कुछ बीच में हो, ना तो 0 हो ना 1 हो, कहीं बीच में हो, एक जनरल केस कंसीडर करते हैं। तो मैंने कहा दो बॉडीज हैं आपस में टकरा रही हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, u1 u2 वेलोसिटी से चल रही थी। कितनी वेलोसिटी चल रही थी, u1 u2 से। फिर उसके बाद टकराए और ये ऐसा हो गया, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन। तो m1 m2 v1 v2 ये दो स्पीड हो गई उनकी, m1 m2 तो मास है, v1 v2 ये दो स्पीड हो गई टकराने के बाद। समझने वाली बात यह कि उनके बीच में आज जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो क्या है, ई है, ना तो 0 ना 1, 0 1 के बीच में, कहीं जनरल केस की बात कर रहे हैं। एक बार एक्सप्रेशन ड्राइव कर लें, फिर तो ई को 0 पटक दो, ई को 1 पटक दो, जो पटकना है पटक दो उसके अंदर। समझ में आई बात। तो यही एक सवाल है कि फाइंड v1 v2 आफ्टर कोलिजन इफ द बॉडीज आर हैविंग ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दो बॉडीज उनके बीच में ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, वो आ रही हैं, टकरा रही हैं, टकराने के बाद अलग हो रही हैं, अलग होने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये वही इक्वेशन लिखी हुई है जो मैं अभी तक बकवास करता हुआ आ रहा हूं, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, फिर v2 लिख दिया, v2 लिख दिया, घबराओ मत, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये लिख के आए हैं अभी पीछे, हम घबराने की जरूरत नहीं है, ये पीछे लिख के आए हैं, ये लिख के आए, ये रहा, ये वाला, यही वाला पॉइंट है। समझ में आई बात, समझे भैया। अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज इन, ये इनइलास्टिक वाला जो केस था वही है ये। चलो तो वही लिख दिया। दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। पीछे वाली इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन 1, और ये वाली क्या है, इक्वेशन 2। तो सच बताऊं मैं आपको कि सिर्फ और सिर्फ यही दो इक्वेशन मेरे काम की हैं जो मुझे v1 v2 तक पहुंचा देंगी, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इनको सॉल्व करके मुझे v1 v2 मिल जाएंगे। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यार ये मैं किताब वाली बात कर रहा हूं, देखो ऐसा मेरे पास ना बहुत टाइम नहीं है, मेरे पास v1 v2 की दो इक्वेशन है और ये v1 v2 दो ही वेरिएबल हैं। ई भी मुझे पता है, ई भी गिवन है, ये ई ना क्या है, गिवन होता है, आपको नहीं पता लगाना, तो ये ई पता होता है। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, मैं यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ, प्लीज आप रिजल्ट पे फोकस करना v1 और v2 के। देखो v1 लिखेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, v1 v1 लिखेंगे भाई सबसे पहले, और जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। v1 को लिखेंगे तो v1 1 वाले को प्रेफरेंस देंगे बस। सर तू रटा रहा है, हाँ रटा रहा हूं, m1 माइनस ई m2, m1 माइनस ई m2, 1 वाले को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो 1 वाले की ही वेलोसिटी। सर v2 लिख, v2 लिखेंगे तो 2 वाले को प्रेफरेंस देंगे, m2 माइनस m2 माइनस, मैं 10 बार बोलूंगा अभी यही फॉर्मूला, याद करा के ही जाऊंगा, m2 माइनस ई m1। सेकंड वाले की लिख रहे हैं तो सेकंड वाले को प्रेफरेंस देंगे। सर बस इतना ही फॉर्मूला है, नहीं नहीं थोड़ा सा और है, प्लस 1 प्लस ई, 1 प्लस ई, 1 वाले को लिख रहे हैं तो 1 वाले को प्रेफरेंस देंगे, तो सर यहां पे m1 वाला लिख दूं, ना 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 बेटे, सेकंड वाले का मोमेंटम, सेकंड वाले का मोमेंटम यानी कि m2u2, प्रेफरेंस दे तो दी सबसे पहले उसे लिख के, अब दूसरे वाले टर्म में सिर्फ और सिर्फ 2 आया, 2 वाला,
1 प्लस ई M2U2। सर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में सबके एक ही चीज है। यहां पर नीचे क्या लिखेंगे, प्लस 1 प्लस ई M1U1, यहां पे M1U1। सर डिवीजन में सबके एक ही बात, सबके डिवीजन में एक ही बात, सबके डिवीजन में एक ही बात। हाँ जी, सबके डिवीजन में एक ही बात आएगी और वो क्या है, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। बात समझ में आई है आपको? तो ये V1 और V2 ये दो स्पीड हैं जो आफ्टर कोलिजन हैं। क्या हैं? आफ्टर कोलिजन। समझ में आ गई बात मेरे बच्चों? अगर आपको ये दो फॉर्मूला समझ में आ गए, बस अब आप राजा हो, अब आपको कोई हिला नहीं सकता। M1 माइनस EM2 इंटू U1, M1 बस इसको ऐसे याद रखो, 1 को लिख रहे हैं तो 1 को प्रेफरेंस देंगे, M1 माइनस EM2 इंटू U1, 1 प्लस ई दूसरे वाले का मोमेंटम, बस 1 प्लस ई दूसरे वाले का मोमेंटम, 1 प्लस ई दूसरे वाले का मोमेंटम। सर अब इसके अंदर वो वाला केस करके दिखाओ जब इलास्टिक का केस था। इलास्टिक वाले केस में हम इसको लिखते हैं, इलास्टिक वाली केस होगा तो ये क्या होगा। अच्छा, एक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की और बात कर लो। इसमें भी मुझे कुछ नहीं, बस आपको बताना है, एक एक एक्सप्रेशन बताना है इसमें। देखो फाइनल क्या होगी, हाफ, ये नेगेटिव आएगा तो लॉस अगर मैं लिख रहा हूं तो लॉस के लिए तो माइनस, और यहां पर भी क्या लगा दूं, माइनस। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस की बात चल रही है ना, पहले ही हम कह रहे हैं कि लॉस है क्योंकि हमें पता है नेगेटिव आएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा इनिशियल माइनस फाइनल का, तो क्या होगा, हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर माइनस हाफ M1, ध्यान से सुनना समझ में आएगा, M1 प्लस M2 इंटू वी स्क्वायर, वेयर V इज, V आपको पता है कितनी है, M1U1 प्लस M2, V कितनी है, V कितनी है, M1U1 प्लस M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो सब कुछ तो पता है आपको, सब कुछ पता है आपको। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस आएगा, लॉस इन इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, हाफ M1 M2 M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा है। जो इससे पहले वाला था उसके अंदर क्या था, हाफ M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। यहां पर बस 1 माइनस ई स्क्वायर और आ गया, U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर।
हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई आपको? तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है व्हेन E फॉर E, मतलब ये तो E कुछ भी हो, E कुछ भी हो। आप सोचो कि अगर ये एज इट इज मैं अप्लाई कर दूं परफेक्टली इलास्टिक केस पे, ये सारे रिजल्ट मैं अप्लाई करूंगा परफेक्टली इलास्टिक पे। अभी जो पढ़े हमने, अभी ये स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं। स्पेशल केस देख लो, V1 और V2 पे नजर डालनी है। V1 V2, और ये कौन है? काइनेटिक एनर्जी में लॉस। ठीक है, जो परफेक्टली इलास्टिक वाला केस है उसके अंदर तो कोई लॉस कभी है ही नहीं, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर तो कभी कोई लॉस हुआ ही नहीं, तो यहां पे लिख भी देते हैं, यहां पे परफेक्टली इलास्टिक वाला केस है, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कहां पे? परफेक्टली इलास्टिक वाले केस में, जो सबसे पहले पढ़ा था, उसके अंदर कोई लॉस नहीं है। तो स्पेशल केस देखते हैं, आओ, या यहां पे भी लिख दें, फॉर E equals to 1, that is perfectly इलास्टिक कोलिजन, तो क्या है? नो लॉस इन डेल्टा के ई 0। डेल्टा के ई क्या आ गया? 0 आ गया डेल्टा के ई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब हम स्पेशल केस देखने जा रहे हैं बाबा, जिसके अंदर इलास्टिक कोलिजन होगा और मासेस के साथ कंडीशंस होंगी। तो स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1, अगर M1 बहुत बड़ा हुआ, M1 बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा कि एक एरोप्लेन, है और सामने से एक बर्ड आ रही है। ठीक है, बर्ड मेरे टीचर ने कैसी बनानी सिखाई थी मुझे, ऐसी, शाबाश। तो ये रही हमारी बर्ड, ठीक है, कुछ नहीं, बस और कलाकारी नहीं। तो ये इसको कह दिया मैंने M1 और इसको कह दिया मैंने M2। M1 इज ग्रेटर देन M2। ठीक है, अब ये जा रहा है इधर U1 से और ये इधर आ रहा है इधर U2 से। तो ऐसे के, और कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कंडीशन है E की वैल्यू क्या दे रखी है? 1। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इक्वल्स टू 1। तो इस केस में क्या होगा, जरा V1 के पास जाके देखते हैं। V1 का फॉर्मूला क्या था? V1, एक बात और, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की ही बात करूं, फॉर परफेक्टली इलास्टिक, ध्यान से सुन लो, जल्दी सुन लो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब E की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब यहां पे V1 की वैल्यू क्या आएगी? M1 माइनस M2। E के तो क्या हो गया? 1 हो गया, M1 माइनस M2 U1, और साथ में क्या है?
1 प्लस ई की जगह क्या रख दोगे 1, तो 1 प्लस ई की जगह जैसे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2, डिनोमिनेटर में तो सबके क्या है m1 प्लस m2, और ये v2 है तो v2 लिखते हुए क्या 2 को प्रेफरेंस देंगे और e की वैल्यू 1 है, तो m2 माइनस em1 जो था तो क्या आ गया m2 माइनस m1 इनटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहां पर डेल्टा के ई तो क्या है 0 है। किसकी बात हो रही है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, समझ में आई बात। परफेक्टली इनइलास्टिक की बातें मैं वहीं पे करके आ चुका हूं। तो अब यहां पे देखते हैं कि स्पेशल केस है m1 m2 में ऐसी कुछ बातें हैं, m1 बहुत बड़ा है तो v1 को लिखते हुए किस बात को देखो m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 ट्वाइस ऑफ m2 u2 सॉरी ट्वाइस ऑफ m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखो ध्यान से देखो कि m1 इतना बड़ा है कि नीचे अप्रोक्सीमेटली m1 ही रहेगा, m1 इतना बड़ा है तो m1 माइनस m2 में वो m1 ही रहेगा, तो ये क्या है ऊपर भी m1 ही आएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि बड़ा है ना। अब बड़े में से बहुत छोटा सा, मतलब एरोप्लेन के सामने इसका कोई मास है, अगर एरोप्लेन के मास में से मैं इसका मास घटाऊंगा तो कुछ फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो m1 u1 डिवाइडेड बाय m1, कुछ जोड़ू या m1 में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ वो m1 ही रहेगा, समझ में आई बात। m1 अप्रोक्सीमेटली ये m1 ही है, अप्रोक्सीमेटली ये m1 ही है, समझ में आई बात। और ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या है m1 ही है। तो अब इतने छोटे से मोमेंटम को अगर इतनी बड़ी चीज से डिवाइड किया जाए तो ये तो क्या हो जाएगा 0, और यहां पे ऊपर भी m1 नीचे भी m1, तो बचा क्या u1, तो जब टकराएंगे तो v1 तो u1 ही रह गई, v1 तो क्या रह गई u1 ही रह गई। समझ में आई बात। बर्ड की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा ये देखते हैं, बर्ड की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा। ये तो किसका डिस्कशन था v1 का, तो v1 कितनी आई v1 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, v1 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब एरोप्लेन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर v2 को देखो तो v2 क्या आएगी m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 अब ध्यान दो एक बात पे m2 तो m1 के सामने नेग्लिजिबल है, तो यहां पे क्या माइनस m1 बच गया ऊपर, और नीचे तो क्या है m1 ही है। ऊपर क्या बच गया m1 माइनस m1 u1, m2 माइनस m1 अप्रोक्सीमेटली माइनस m1, क्योंकि m1 में से m2 को घटाओगे तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा, m1 ही रह गया। और ये भी कितना है ये भी क्या है m1 ही है, तो ऊपर भी m1 नीचे भी m1, तो क्या कैंसिल होके बचेगा, ध्यान से देखना देखो भाई माइनस m1 तो माइनस u2, मतलब u2 में साइन रिवर्सल हो गया। अगर u2 इधर आ रहा था बर्ड इधर आ रही थी तो उसकी वेलोसिटी पलट जाएगी टकराने के बाद, प्लस यही नहीं अभी और भी सुनिए उसकी जिंदगी में परिवर्तन बहुत जबरदस्त हुआ, ट्वाइस ऑफ u1 उसके अंदर और ऐड हो गई, ट्वाइस ऑफ u1 उसके अंदर और ऐड हो गई, तो ये v2 है कि अपनी वेलोसिटी अगर मैं इधर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा तो टकराने के बाद -2 से इधर जाऊंगा, साथ में उसकी वेलोसिटी डबल होके और ऐड हो जाएगी मुझ में, समझ में आई बात। एग्जाम्पल देखना चाहोगे इसका तो मान लो कि एक बहुत बड़ा आदमी, मतलब मैं जा रहा हूं बाइक पे, मेरे से मच्छर आके टकराया, इस मच्छर के पंख बना देते हैं,
ये उड़ता हुआ आया, मुझसे ऐसे टकराया, ये आ रहा था इधर 2 मीटर पर सेकंड से और मैं इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। तो मच्छर टकराया, मैं इसके टकराने का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आफ्टर कोलिजन हालात कुछ ये होंगे कि मेरी तो स्पीड उतनी ही रहेगी। आफ्टर कोलिजन मेरी स्पीड कितनी रहेगी? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड थी, 10 मीटर पर सेकंड ही रही। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ मैन जो थी वही रही, मतलब 10 मीटर पर सेकंड ही रही। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ मैन will remain same. Velocity of man will remain same. Velocity of insect, क्या वो 2 से उधर जा रहा था? तो पहली बात तो उसकी 2 इधर हो जाएगी, साथ में आदमी की वेलोसिटी डबल होके और ऐड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ गया? 22 मीटर पर सेकंड। तो उसकी जिंदगी में तो तूफान ही आ गया। उसकी जिंदगी में क्या आ गया? तूफान आ गया। आखिरी केस सुन लो, स्पेशल केस का सेकंड केस। इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, अगर इक्वल मासेस की दो बॉडी आपस में टकराएं, m1 इक्वल टू m2, इक्वल मासेस, इक्वल मासेस हैं, m1 इक्वल टू m2 है, इक्वल मासेस हैं और कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो इसमें क्या है कि V1, जैसा कि मैं फॉर्मूला भी देख के आया हूं, m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो जब वो दोनों सेम ही हैं तो क्या ये जीरो ही हो जाएगा? समझ में आई बात? और m1 m2 सेम है तो ये क्या रहेगा? बस इसका आंसर आएगा, क्या आएगा? 2m u2 डिवाइडेड बाय 2m, क्योंकि दोनों का मास सेम है, 2m 2m। तो V1 किसके इक्वल आ गया? u2 के। और V2 किसके इक्वल आ जाएगा? u1 के। सिमिलरली तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। In case of equal mass, the velocities will get interchange. In case of equal masses, velocities will get interchange. बात समझ में आई आपको? ठीक है बाबा। तो कुछ सवाल हैं जो मैं अभी तो नहीं करा पाऊंगा आपको, ठीक है। एक PYQ वाली जो सीरीज बन रही है उसी में हर यूनिट का जो आपके लिए सवाल समेट रहा हूं मैं, तो वो उस सीरीज में आपको सवाल की प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। होमवर्क दूंगा, होमवर्क ट्राई करो। बिल्कुल यही जो पढ़ाया है ये थ्योरी पे ज्यादा टाइम इसीलिए लगाया कि सवालों में दिक्कत ना आए, तो सवाल कराऊंगा मैं आपको, बेफिक्र रहें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑलराइटी देन, सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय।